बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हरेंद्र, मोनू, नीरज, रजत, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चे? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए करते हैं। तो लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई थी रिगार्डिंग लीनियर मोमेंटम। अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन इजीली कर लेंगे? अब देखना, मान लीजिए एक वेज है और इस वेज से, है ना, ये वेज है अपने पास और ये वेज रखा हुआ है किसी ग्राउंड पे, किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है। और आपने क्या किया है, कोई एक ब्लॉक यहां से रिलीज किया है, किसी ब्लॉक को आपने यहां से रिलीज किया है, कुछ ऐसा है। आपने इसको रिलीज कर दिया यहां से जस्ट, है ना, इसका डायमेंशन निग्लेजिबल है। आपने ब्लॉक को किसी एच हाइट से रिलीज कर दिया। हाँ, जब कोई चैप्टर चल रहा होता है तो नो डाउट, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के फ्लो में रहते हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होते हैं, तो आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। 2 महीने बाद आपका स्वाभाविक है वो कम हो जाता है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहां से ये एच हाइट है, ये मास एम है, इसको एम ले सकते हो, ये थीटा है। आपसे बोला जा रहा है, सब स्मूथ है, ठीक है, कि जब ये यहां से, जब मान लो ये यहां से इधर आ जाता है, नीचे, जस्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, जस्ट नीचे आ रहा है, तो इक्वेशंस लिखनी है आपको, जो कल आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया भी था। एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है जो दिया है मैंने, ठीक है। जब ये जस्ट ग्राउंड को लीव कर रहा है, जस्ट ग्राउंड को लीव कर रहा है, तो आपको बताना है जस्ट ये यहां पर है, अभी लीव करके गया नहीं है, जस्ट ये लीव करने वाला है। तो क्या होगी इनकी वेलोसिटी? ठीक है, इनकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। ये ऐसे लीव कर रहा है और ये ऐसे है, तो अब आपको बताना है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी और इनके, मतलब v1 v2 निकालना है। उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए होगा, वो इक्वेशन कैसे बनाओगे ये आपको बताना है ना। ये यहां से रिलीज हुआ है, रिलीज, ठीक है। ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस, ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ सभी को पता है कि इधर जब उतर रहा होगा तो वो वी आर होगा, इधर जो आपके पास वी आर है, और ये अपने पास कुछ कैपिटल वी होगा, है ना। ये जो मोशन होगा ये रिलेटिव होगा, ये रिलेटिव होगा। बस अंतर ये है कि रिलेटिव, कल मैंने कराया था आपको ऐसा क्वेश्चन, तो आपको ये रिलेटिव है तो इसका कंपोनेंट लेंगे, है ना, और फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? अर्थ के रिस्पेक्ट में। हाँ, रोटेशन में पूरा यूज होता है, हर चीज का यूज होता है यार, मैकेनिक्स जो है सब इंटर रिलेटेड है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास वी आर है और ये अपने पास वी है और ये थीटा है। भाई अभी पढ़ाई कर लेते हैं, कहानी कभी बता देंगे,
IIT BHU के बारे में भी अभी इतना कोर्स पीछे चल रहा है कि पढ़ने के अलावा कुछ सोचता नहीं है, ठीक है। तो मुझसे आप जितना पढ़ाई कर लेंगे वो आप फायदे में रहेंगे। तो ये स्मूथ है। तो अपने पास VR है, तो VR की वैल्यू यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, सभी को पता है, एक VR cos थीटा होगा और एक VR sin थीटा। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आप एक्स डायरेक्शन में करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, दोनों वेज और ब्लॉक दोनों का मोमेंटम कंजर्वेशन के टाइम में वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, लेकिन इसकी वेलोसिटी VR है, ठीक है। ये ग्राउंड पर पूरा ऐसे आ गया होता तो आप कुछ भी मान सकते थे, लेकिन पूछा गया है कि जस्ट अभी ये ग्राउंड, इसको जस्ट अब ये वेज को छोड़ने वाला है, उस समय का पूछा गया है। और ये अगर पूछा जाता, देखिए दोनों में अंतर है क्वेश्चन में, अगर आपसे ये बोलता, ठीक है, और आपसे ये बोला जाता कि ये यहां पर आ चुका है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे हॉरिजेंटल हो चुका है, तो वो तो ग्राउंड पर आ जा रहा है। हाँ, मैं क्लास ले सकता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी मेरी खुद ही क्लास चल रही होती है रिपीटर बैच में, और 12th में उनका अभी एग्जाम भी आने वाला है, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास ज्यादा जा रही है। तो यहां पर अपने पास, शायद समझ गए होंगे सभी बच्चे, तो यहां पे हमें लिखना होगा, ये थीटा है, पैरेलल लाइन यही है, अपना VR है। तो आप यहां से बता सकते हो कि VR cos थीटा और VR sin थीटा, ये भी थीटा होगा, तो ये होगा VR cos थीटा और ये होगा VR sin थीटा। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, कल ही कराया हूं, कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। तो अब यहां से अपने पास VR sin थीटा। अब मुझे बता दो कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ इन एक्स डायरेक्शन पहले लिखना पड़ेगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्व कर पाओगे। तो ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज block with respect to wedge in x direction plus velocity of wedge with respect to earth in x direction, वो तो x में ही रहेगा, कल ही किया है ऐसा क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, पहले ये काम करना पड़ेगा आपको, VR cos थीटा आई कैप माइनस वी आई कैप, तो VR cos थीटा, ये एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया है भाई। एक बच्चे ने पूछा था कि सर एनर्जी कैसे कंजर्व करें, और हमने वो हेमिस्फेयर वाला काम किया था। तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये तो अर्थ के रिस्पेक्ट में है ही, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो LMC इन एक्स डायरेक्शन। ये आपके SC वर्मा में कल जो होमवर्क दिया था, लास्ट का एक क्वेश्चन है शायद, LMC इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो LMC इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, 0, इनिशियल स्टेट ये है, ये फाइनल है, ठीक है। तो ये 0, अब यहां से क्या हो जाएगा, m इंटू VR cos थीटा नहीं लिखोगे, मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूं, m इंटू VR cos थीटा नहीं लिखोगे। एक बच्चे ने शायद लिख भी दिया है, यही गलती कर दिया, ठीक है, हर्ष भाई आपने गलत कर दिया है, m इंटू VR cos थीटा नहीं लिखेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द velocity of the block in x direction with respect to earth, it is with respect to wedge, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये होगा। अच्छा, m प्लस m आपने लिखा है, सही है, फिर सही है आपका, फिर m, तो ये हो जाएगा VR cos थीटा माइनस v, है ना, ये प्लस में होगा, और माइनस m इंटू v। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिलता है, और वो क्या मिलता है, m प्लस एम वी इज इक्वल टू, हो सकता है आपसे v पूछ ले, VR दिया जाए, m VR cos थीटा, तो v आ जाएगा m VR cos थीटा अपॉन में m प्लस एम। तो ये आपका आंसर होगा इसका, मतलब मान लो अगर VR दिया हो तो ये आप निकाल सकते हो,
बट मान लो वी आर भी नहीं दिया हो, ठीक है। एलएमसी ज्यादा बार एक्स डायरेक्शन में इसलिए लग रही भाई क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है, वाई डायरेक्शन में हम नहीं लगा सकते, हमेशा ग्रेविटी है ना। इसीलिए एलएमसी हम एक्स में कर पा रहे हैं बार बार, वाई में कैसे करेंगे? वाई में तो वाई डायरेक्शन में हमेशा वेट है ना दोनों का, तो एक्सटर्नल फोर्स होगा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। तो यहां से अब आप बता सकते हो कि वी आर कॉस थीटा एम प्लस एम, ये एक इक्वेशन बोल सकते हो सकता है आपको वी आर ना दिया जाए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि ये एच हाइट से रिलीज है, जब ये जस्ट इसको लीव कर रहा है तब दोनों की वेलोसिटी बताओ, है ना। तो आप यहां से अब एक एनर्जी की इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप, याद करो एनर्जी की, है ना। तो एनर्जी की इक्वेशन भी कल बताया था कि लिखने में आपको गलती नहीं करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ देखना है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब आप करोगे तो इसमें लिखा जाएगा, इनिशियली ब्लॉक एच हाइट पे था तो एम जी एच, देखो ब्लॉक अपना एच हाइट पे था, है ना। तो ये आप जीरो पोटेंशियल लाइन मान लो, इसको जीरो पोटेंशियल लाइन मान लो, तो ये एम जी एच होगा। और वेज का सेंटर ऑफ मास तो अपने चेंज होगा नहीं, वेज का सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, तो वेज के सेंटर ऑफ मास का नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा mgh। यहां आने पे क्या होगा, ये जीरो पोटेंशियल लाइन पर आ चुका है, इसके पास टोटल स्पीड कितनी है, y डायरेक्शन में वी आर साइन थीटा है और x डायरेक्शन में ये लिखा जाएगा वी आर कॉस थीटा माइनस वी, दोनों का फिर रूट, समझ गए। तो आपको लिखना पड़ेगा फिर, ये कल भी बताया था एज इट इज, तो ये हो जाएगा हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम, देखिए ये लिखा जाएगा वी आर कॉस थीटा माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, वी आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आएगा पूरा इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी। भाई वो जीरो पोटेंशियल लाइन पर ही है, जस्ट की बात हो रही है, ठीक है। ब्लॉक का कोई डायमेंशन नहीं है, उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर मानेंगे, ये जस्ट जीरो पोटेंशियल लाइन पर ही है, ये हाइट कुछ है नहीं इसकी, वो खुद एक बहुत ही पार्टिकल है, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, mgh, ये कैपिटल एच लिया हुआ है, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी आर कॉस थीटा माइनस वी प्लस वी आर। तो बच्चों ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी और यहां से आप सॉल्व कर लेंगे। यहां से आप ये सॉल्व कर लेंगे। हाँ भाई आयुष, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा उसी डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम करेंगे, ये बात कल डिस्कस हो चुकी है, बताया जा चुका है आपको। हर्ष भाई माइनस बी आर साइन थीटा होगा, वो बिल्कुल सही है, जब आप स्पीड लिखते हैं तो स्क्वायर करते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, आप क्या बोल रहे हैं। कल भी शायद ऐसे ही किसी घटिया डाउट किसी ने पूछा था, मैंने कल भी उसको बताया था, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आपने यही लिखा ना वी आर, मतलब कैसे कैसे डाउट पूछते हो यार आप लोग, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो आप लोग, केवल क्लास करते हो मुझे लगता है। माइनस वी आई कैप माइनस वी आर साइन थीटा जे कैप, बिल्कुल माइनस होगा, ये वेलोसिटी है, स्पीड में हम यहाँ पे मॉड लिखेंगे मेरे भाई, ये मॉड लिखा जाता है, मॉड लेना नहीं आता। ये जो आप डाउट पूछ रहे हो कि सर यहाँ माइनस है, तो कैसी बात कर रहे हो आप, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, इसका मतलब आपको ये बात नहीं पता होता, स्कूल का बच्चा बताएगा, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, टाइम लेके क्लास कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि इसको स्क्वायर कर देंगे
तो मॉड आता है, तो साइन का क्या मतलब है रह गया इसका, ये आएगा। इसी का हम यहां पे स्क्वायर कर रहे हैं। कैसे डाउट्स पूछ रहे हो बताओ आप? आप खुद सोचो कैसे डाउट पूछ रहे हो आप। तो यहां से नेक्स्ट देखिए, अभी कल ही ये क्वेश्चन कराया था, लगभग दोबारा ही एक तरीके से बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमने लिया था इसको और अच्छा बनाते हैं, जो आधा मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट्स निकलवाया था, इसी क्वेश्चन को और देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आपके मॉड्यूल में भी इसी बेस पे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप इजीली कर पाओगे। ये रिंग था, याद है सभी को, और रिंग से ये अटैच था एक स्ट्रिंग, और मैंने यहां पे एक बॉल लिया था। ऐसा था, याद है सभी को ये क्वेश्चन? हाँ, अब ये कंप्लीट होने के बाद उस पे आएंगे भाई, लैडर वाले पे, ठीक है। ये सेक्शन कंप्लीट होगा, बीच में नहीं कर सकते आप कुछ। तो यहां पे अपने पास ये m है, इसको सॉल्विंग के लिए मैं m और 2m ले लेता हूं, है ना, सॉल्विंग के लिए कि इजीली सॉल्व हो जाए। लेंथ इसका l है, आपने इसको रिलीज कर दिया था, याद है, ये फिक्स है। तो अब पूछा जा रहा है, आपने इसको रिलीज कर दिया तो ये पूरा वर्टिकल हो जाता है। अब मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन shown in the figure. Find velocity of ring and ball, है ना, when string become vertical, when string become vertical। जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी तो आपको बताना है दोनों की वेलोसिटी। ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। when string become vertical, ठीक है, क्लियर है सभी को? अब यहां से क्या होगा, जरा आप लोग अपना सजेशन दीजिए, इसमें क्या करने वाले हो? जैसे ये रिलीज होगा, ये स्विंग करके नीचे आ रहा होगा और रिंग अपना कुछ इधर मूव कर रहा होगा। बोलिए। अच्छा, जी लिख दिया है, जल्दी बोलिए, इसमें क्या करना चाहेंगे? क्या आप लोगों को सूझ रहा है, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सही है पुंडिम, एक बच्चा कुछ कुछ बता पा रहा है, बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये जो अपना सिस्टम है, ये जो अपना सिस्टम है ना, इसमें जब ये स्विंग करेगा तो स्विंग करने के बाद मैं नीचे बना रहा हूं वो नेक्स्ट सिचुएशन, ठीक है। तो स्विंग करने के बाद बच्चों क्या होगा बताओ? स्विंग करने के बाद क्या होगा? बॉल कुछ इधर आ जाएगा, बॉल कुछ इधर हो जाएगा,
और ये कुछ इधर स्लिप कर चुका होगा ऐसे, बताइए। बॉल स्विंग करके इधर आ रहा होगा और ये कुछ ऐसे वर्टिकल हो चुका होगा, यही तो होगा, बताइए। तो ये कुछ ऐसे हो चुका होगा। तो अब बताइए कि जब ये ऐसे हो चुका होगा, ये स्विंग कर चुका होगा, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ चुकी होगी दोनों के पास। इसके पास जो वेलोसिटी कुछ ये इधर जा रहा होगा, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी इधर होगी, रिंग के पास वेलोसिटी इधर होगी कुछ v1, और इसके पास स्विंग करता हुआ इधर आ रहा है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v2। ये v2 होगा और ये v1 होगा। बोलो अब मुझे ये बता दो, रिंग में टेंशन 2 mg गलत है। तो अब यहां से क्या होगा कि अब ध्यान से देखो, तो ये जो v2 मैंने माना है, ये ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लिया है। कायदे से अगर आप रिंग पर बैठोगे तो ये रिलेटिव होगा, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी ऐसा सिचुएशन मिले जिसमें कि दोनों ऑपोजिट हो, है ना, जिस फ्रेम में ये अटैच्ड है, बॉल इस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, रिंग खुद भी मूव कर रहा है, रिंग इज ए मूविंग फ्रेम और बॉल इज अटैच विद द रिंग, तो रिलेटिव होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि आप अपना समय बचाने के लिए इसको वीआर मानने की जगह पे आप डायरेक्ट इसको यहां पर क्या मान सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि हम एक मोमेंटम कंजर्व कराने में इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा कब कर सकते हो, जब दोनों पैरेलल हो, मूविंग फ्रेम के साथ उस पार्टिकल जो अटैच्ड है उसकी वेलोसिटी आप डायरेक्ट आप जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में मान सकते हो, जब दोनों पैरेलल हो या दोनों एंटी पैरेलल हो। बाकी जगह पे आपने देखा यहां नहीं मान सकते थे, यहां पे नहीं मान सकते थे, यहां पे हमें निकालना पड़ा, तो यहां पे थोड़ा समय बच जाएगा। बाकी कोई बच्चा यहां पे वीआर मानना चाह रहा है तो वीआर मान के भी कर सकता है, फिर उसको यहां पे वीआर मानना पड़ेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी से अर्थ के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लो इसको मान लिया, ये डायरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या हम लोग एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? इन एक्स डायरेक्शन वी कैन कंजर्व मोमेंटम, एवरीथिंग इज, ये फिक्स है, स्मूथ भी है। तो इन एक्स डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई फोर्स नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में हम एलएमसी करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हमें सारी चीजें अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये इनिशियल स्टेट माना जाएगा और ये अपना फाइनल स्टेट माना जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्वेश्चन नंबर 29 एंड 54 कर देंगे भाई, देख लेंगे। एलएमसी अपने पास ये है, तो एलएमसी अपने पास क्या हो जाएगा बताइए, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल तो सब कुछ जीरो है, फाइनल में क्या क्या है, इसका मास आपने m लिया हुआ है, इसका मास 2m है, तो m इंटू v1, ये इस साइड है तो पॉजिटिव, इस साइड है तो नेगेटिव, ये प्लस आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, तो इसीलिए -2mv2। ठीक है, तो अपने पास v1 आ जाएगा 2v2, v1 आ जाएगा 2v2। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में जीरो पोटेंशियल लाइन मानना है, तो यहां तो जीरो पोटेंशियल लाइन आप इसी रॉड को मान लीजिए ना, तो रिंग का तो हमेशा जीरो रहेगा, ये यहां पर जीरो है, यहां आने पे नीचे गया है, कितना गया है L, कितना नीचे गया है, ये L नीचे गया है, तो जीरो पोटेंशियल लाइन। इनिशियल एनर्जी जीरो, ना पोटेंशियल एनर्जी है ना काइनेटिक एनर्जी है। हाउ रिंग विल मूव, आपको यही नहीं पता चल रहा है हाउ रिंग विल मूव, तो आपने मैकेनिक्स पढ़ा ही क्या है भाई।
अभी तक आपने मैकेनिक्स क्या पढ़ा है, किसी थीटा पे आ जाइए, इसकी एफबीडी बनाइए, तो यहाँ पे टेंशन ऐसा आएगा, ये थीटा होगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा रिंग और रॉड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा और टी कॉस थीटा जो है इसको एक्सेलरेट कर रहा होगा, और इसके एक्सेलरेट करने की वजह से ये रिंग जो है इधर जा रही होगी। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बट ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इस लेवल पे आने के बाद आप ये पूछ रहे हो कि हाउ रिंग विल मूव, मतलब आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन ये हो गया, यहां पर ये पोटेंशियल जीरो है। फाइनल एनर्जी में क्या क्या होगा, एक रिंग की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर, एक बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ टू एम इंटू वी टू स्क्वायर, और एक बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी माइनस टू एम जी एल, माइनस टू एम जी एल, टू एम जी एल ये सेकेंड हो जाएगा, माइनस टू एम जी एल। बोलो भाई क्लियर है? चलिए अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेना है ध्यान से, तो सॉल्व कर लीजिए। v1 v2 में रिलेशन पता है, v1 इक्वल टू 2v2, आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो इधर से आपको मिलेगा 2mgl इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस m, 2 से 2 कैंसिल, v2 को लिख सकते हैं v1 को लिख सकते हैं 2v2, आप v1 को 2v2 लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। v1 2v2 है तो यहां पे आ जाएगा 4 और 4 से 2 कैंसिल होगा तो 2m v2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दिया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2m v2 स्क्वायर प्लस m v2 स्क्वायर, तो 3m v2 स्क्वायर है ना भाई, 3m v2 स्क्वायर, तो 2/3 v2 कितना आ जाएगा, v2 स्क्वायर आ जाएगा 2/3 gl, तो v2 आ जाएगा अंडर रूट 2/3 gl, v2 आ जाएगा अंडर रूट 2/3 gl, चेक करिए। और v1 आ जाएगा, v1 आ जाएगा ट्वाइस मतलब 4/3 gl, ये v1 आ जाएगा। चेक करिए भाई सभी लोग, ठीक है। अब यहां से आने के बाद अंडर रूट 2/3 gl और v1 आ जाएगा अंडर रूट 4/3 gl, ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आपने वेलोसिटीज निकाल ली। अब टेंशन की बात है, तो सभी बच्चों को पता है कि टेंशन जरा बताओ कैसे करोगे, टेंशन कैसे निकालोगे, कमेंट करके बताओ। v1 में 8 होगा, 2 है ना, तो 2 से 4 करोगे तो 8 होगा, हाँ सही है। v1 में 8 होगा, अंदर जाएगा 2 तो 4 बनेगा, तो 4 इंटू 2 8 gl/3, 8 gl/3। हर्ष ने लिखा है t माइनस एम जी इक्वल टू एम v2 स्क्वायर बाई आर, गलत है। कृष्णा ने भी वही लिख दिया, मतलब कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो आपने कुछ नहीं सीखा। t माइनस एम जी इक्वल टू एम v2 स्क्वायर एल, गलत है। सर्कुलर मोशन किसको दिखेगा, जो आपने v2 लिख दिया, जिन बच्चों ने v2 लिख दिया है उनको सोचना चाहिए कि सर्कुलर मोशन किसको दिखेगा। सर्कुलर मोशन अर्थ पे बैठे वाले ऑब्जर्वर को दिखेगा क्या, जो आप लोगों ने v2 स्क्वायर लिख दिया, v2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। जो रिंग पर बैठा होगा, जो रिंग पर बैठा होगा उसको केवल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा भाई। जो अर्थ पर होगा, ठीक है, जो अर्थ पर होगा उसको तो ये स्विंग करता हुआ और इधर आता हुआ भी दिखाई देगा, मतलब सॉरी स्विंग करता हुआ और रिंग के साथ इधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो वाई यू आर राइटिंग v2, v2 नहीं होगा, है ना, v2 नहीं होगा, यहां रिलेटिव होगा, ये रिंग के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेगा। यही तो फिजिक्स है भाई, कहीं कभी कुछ सिचुएशन आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। फिजिक्स में बेसिक्स वही रहते हैं, आपको देखना चाहिए सर्कुलर मोशन,
तो आपको ये सोचना चाहिए कि सर सर्कुलर मोशन किस व्यूअर को दिखेगा, जो रिंग पर बैठा होगा, ठीक है, जो रिंग पर बैठा होगा। तो नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूं, देखिए तो ये अपने पास V1 V2 आ चुका है। और अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखें, नेक्स्ट टेंशन एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो टेंशन निकालना और अच्छी बात है, बाकी तो बहुत बच्चों ने सही किया है, बट टेंशन किसी ने सही से नहीं बताया। तो अगर आप यहां पर आओगे तो सर्कुलर मोशन ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो अगर आप कोई ऑब्जर्वर जो रिंग पर बैठेगा, जो ऑब्जर्वर रिंग पर बैठेगा उसको दिखाई देगा कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो रिंग वाले ऑब्जर्वर को इसको दिखाई देगा कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। द ऑब्जर्वर विच इज इन द रिंग में फ्रेम, है ना। तो अब यहां से ये V1 को हटा दोगे, ये V1 जो है इसकी वेलोसिटी इसको दे दोगे डायरेक्शन अपोजिट करके, और यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, ये V1 यहां पे आके ऐड होगा। आप वेक्टर से भी देख सकते हो। तो नेट वेलोसिटी ये होगी अपनी रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पे जो वेलोसिटी आप लिखेंगे, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये बेसिकली है रिलेटिव वेलोसिटी, VR बोला जाएगा। तो टेंशन का जो एक्सप्रेशन होगा, यहां पे टेंशन T लिखा जाएगा, इधर mg होगा, इधर 2mg था, है ना, और ये VR बोला जाएगा। मैं इनको हटा ही दे रहा हूं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी VR, ये होगा VR। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? अब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। जब कॉन्सेप्ट सही लगाओगे तो आंसर भी सही आएगा। तो आप क्या लिखोगे? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रिंग फ्रेम, है ना, बॉल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो VR क्या होगा? VR होगा अपना V1 प्लस V2। आप वेक्टर लेके भी निकाल के देख लीजिए, वही आएगा, है ना। तो V1 प्लस V2, VR जो होगा वो होगा V1 प्लस V2। ऑपोजिट डायरेक्शन में सबको पता भी है, वो आप लिख सकते हो। तो ये V1 प्लस V2 कितना था? देखो, एक अंडर रूट, अच्छा ऊपर लिखा तो है मैंने, ये लिखा तो है अंडर रूट 2/3GL प्लस अंडर रूट 8GL/3। तो बच्चों ये आएगा पूरा V1 प्लस V2। बहुत है भाई, बहुत है, बहुत है भाई अंकुर। अगर आप इतना कर लेते हैं एनफ है, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट 2GL प्लस अंडर रूट 8GL/3, ये क्लियर है बच्चों? ये सभी को क्लियर है? तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 10GL यहां तक क्लियर है सभी को? इसमें 2 कॉमन ले लो ना। अंडर रूट इसको आप 4×2 लिख सकते हो, इसको आप 4×2 लिख सकते हो ना। और 4 को बाहर लोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2GL/3। थोड़ा सॉल्व करिए ध्यान से, मिल जाएगा आपको।
ये लिख सकते हैं आप, √2GL, इस 4 को लिखो 4 × 2, है ना, और 4 को बाहर कर दो, 4 को बाहर करोगे तो ये 2 ही तो आएगा फिर से, तो 2V + V था तो 3V, वही वाली बात हो गई, तो यहाँ √3, तो ये हो जाएगा अपने पास √6GL, √6GL। ठीक है, तो अब अपने पास लिखो इसको, T - 2mg इज इक्वल टू 2mVr² बाई L, है ना, तो T आ जाएगा 2mg + 2m/L इंटू 6GL, स्क्वायर गायब हो जाएगा, 10 आ रहा है, तो ये अपने पास 14 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 14 mg। तो एक बढ़िया सवाल ये भी बना, 14 mg टेंशन होगा, 14 mg। क्लियर है बच्चों, तो ये आ जाएगा 14 mg। आगे बढ़े, एनएलएम से बैकलॉग है तो भाई धीरे धीरे बैकलॉग पूरा करो, और क्या ही चाह रहा है, कोई चीज अगर पेंडिंग है तो उसको करने से ही होगा, और उसको करने का तरीका यही है कि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देते हुए करते रहो और इसको कंटिन्यू करते रहो, है ना। एनएलएम तो बहुत जरूरी है, आप देख रहे हैं एनएलएम, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, हर चीज यहाँ पे यूज हो रहा है, आगे के चैप्टर में ये सब चीजें यूज होंगी, ठीक है, ये सब चीजें अपनी यूज होगी। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक और केस की, केस ऑफ फायरिंग ऑफ बुलेट्स। आजकल बहुत हो रहा है ये, लोग गोले दाग रहे हैं एक दूसरे पे, क्यों भाई? केस ऑफ फायरिंग ऑफ बुलेट्स, है ना। तो बुलेट्स फायर करने के केस में हम क्या करेंगे, कभी भी कोई गन से कोई बुलेट निकलती है तो तुम लोगों ने याद है बचपन में आपने पढ़ा था कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी मिलती है ना, इनर्शिया से आपने दिया था, एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ से, बहुत सारी चीजें आपने कहा था, है ना। तो यहां पर अरे इजराइल और फिलिस्तीन हमास के बीच अभी बुलेट बम सब चल रहा है, आप लोग तो न्यूज सुनते ही होंगे। तो खैर यहां पे देखिए केस ऑफ फायरिंग ऑफ बुलेट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या है, एक केस लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है और इसमें गन माउंटेड है, ये ब्लॉक पूरा जो है ऑटोमेटेड गन है, ऑटोमेटेड गन है, ठीक है, और ये यहां पे लोडेड है, पूरा गन इज लोडेड, और यहां पे ये माउंटेड है, ऑटोमेटेड गन है कोई। ठीक है, n बुलेट्स है और पूरे सिस्टम का मास इसमें है, ये स्मूथ है, ये अपने पास स्मूथ है, ये स्मूथ है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है कि m क्या है, मास ऑफ ब्लॉक प्लस गन, ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक प्लस गन। स्मॉल m क्या लिया जा रहा है, मास ऑफ ईच बुलेट, इसके अंदर जो बुलेट है उन सबका ईच बुलेट का मास m है, n है नंबर ऑफ बुलेट्स जो लोडेड है, नंबर ऑफ बुलेट्स। और ये गन जो है, ये गन जो है एट ए टाइम जो है एक बुलेट फायर करती है, बुलेट फायर करती जाती है। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो कि m जो है मास ऑफ बुलेट है। अब हमें ये निकालना है बच्चों कि एवरी फायरिंग के बाद ये क्या रिक्वायल हो रहा है, कितने से रिक्वायल होगा। एवरी फायरिंग के बाद मतलब गन हमारी रिक्वायल करेगी, क्यों रिक्वायल करेगी,
वो समझते हैं। आप मुझे बताओ कि गन जब बुलेट जब गन के अंदर थी, ठीक है, तोप नहीं है, कैनन नहीं है, ठीक है, तोप जो है तोप नहीं है, ऑटोमेटेड गन है, वो फटाफट बुलेट्स जो है फायर करेगी, मतलब कोई बंदा नहीं बैठा है फायर करने के लिए, ठीक है। अब उत्कर्ष भाई यहां पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है, नहीं तो यहां से भी यहां भी वेस्ट हो जाएगा सब कुछ, यहां पढ़ाई में ध्यान दो। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि n बुलेट्स लोडेड है, n बुलेट्स लोडेड है। अगर हमारे पास n बुलेट्स लोडेड है तो हर फायरिंग के बाद अपनी गन जो है रिकॉइल करेगी, उसको झटका लगेगा, थ्रस्ट लगेगा, ठीक है, थ्रस्ट लगेगा और इंपल्स की बात होगी। यहीं पे अब धीरे धीरे हम लोग इंपल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंपल्स की बात करेंगे हम। तो इंपल्स की जो बात है याद है तुम लोगों को, F इक्वल टू dp/dt। तो यहां से जो एफ डी टी होगा, एक शॉर्ट इंटरवल का फोर्स लगेगा जिससे कि मोमेंटम चेंज होगा, और इसी को हम इंपल्स बोलते हैं। मैंने कहा था अभी इस कोलिजन वाले टॉपिक में इसको हम लोग इसके डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि जब बुलेट आपने ट्रिगर दबाया और बुलेट गन से निकली, तो उस डेल्टा टी टाइम में गन बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ। बुलेट जब निकली तो बहुत लार्ज वेलोसिटी से निकली और उसके पहले वो रेस्ट पर थी, तो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज ड्यू टू दिस इंपल्स, है ना। उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होगी, जो भी हुआ होगा, जो अंदर का मैकेनिज्म होगा, उसने उसको इंपल्स दिया होगा और उसी इंपल्स से बुलेट अपना मोमेंटम गेन करके बाहर निकलेगी। लेकिन सभी बच्चों को पता है कि इस पूरे सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स, अंदर की गन के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो इंटरनल फोर्स होगा। तो यहां पे जब ये बाहर निकलेगी और इसका मोमेंटम है, तो इसको भी रिक्वायल होना पड़ेगा, इसको भी रिक्वायल होना पड़ेगा, जिससे कि मोमेंटम जो है जीरो हो जाए, जिससे कि मोमेंटम अपना क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्योंकि पहले भी देखो, जब फायरिंग नहीं हुई थी, बिफोर फायरिंग जीरो कुछ भी नहीं था, आफ्टर फायरिंग गन के पास एक मोमेंटम है, तो बुलेट के पास भी क्या होगा, एक मोमेंटम होगा, जिससे दोनों कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा कहानी इस पूरे में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमेशा जो है जस्ट बिफोर फायरिंग और जस्ट आफ्टर फायरिंग की कहानी है। तो ये अपने पास सिस्टम है। अब मान लेते हैं कि इसमें क्या करें, फायरिंग शुरू करते हैं। तो जस्ट बिफोर फर्स्ट फायरिंग एंड जस्ट आफ्टर फर्स्ट फायरिंग, ये सिनेरियो यहां पर मैं अलग से बना रहा हूं। तो जस्ट बिफोर, मान लीजिए इसको ऐसे सिंबलाइज करें कि इसके पास टोटल मास कितना था, m, इसमें से एक बुलेट निकल गई इस तरीके से। अब इस बुलेट से जो बुलेट निकलती है, इसको हम v0 बोल रहे हैं और ये रिक्वायलिंग वेलोसिटी है v1। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी एक बहुत ही, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं ये सवाल, वो क्या है, यहां पे ये नहीं कर पाते हैं, ये गन प्लस बुलेट सिस्टम जो बचा है और ये बुलेट है, इसका मास m है, एक बुलेट निकल गई तो कितना मास बचा, m माइनस m। अच्छा एक काम करते हैं फिर, m जो है ना, मास प्लस बुलेट प्लस, एक काम करते हैं इसको टोटल सिस्टम का मास बनाते हैं, मास ऑफ ब्लॉक प्लस गन प्लस n बुलेट्स। टोटल मास पूरे सिस्टम का m था, उसमें से एक बुलेट निकल गई तो सिस्टम का मास कितना बचा, m माइनस m, है ना। तो ये पीछे जाएगा। अब यहां पे एक बात समझना है आपको, ये बात समझना है बच्चों कि ये जो बुलेट से गोली वेलोसिटी निकल रही है, ये सर किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा क्या, क्योंकि जब तक ये अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं होगा हम मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकते। तो सभी को पता है कि जब वो निकल रहा होगा, तो जैसे वो निकल रहा होगा वैसे क्या हो रहा होगा, गन हमारी रिक्वायल कर रही होगी। तो दिस इज रिलेटिव। तो यहां पे ये जो v0 है, ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं मजल्ड वेलोसिटी। इसका एक नाम पड़ता है मजल्ड वेलोसिटी। मजल्ड वेलोसिटी का क्या मतलब है,
मजल्ड वेलोसिटी हमेशा क्वेश्चन में लिखा होगा तो भी ठीक है, नहीं भी लिखा होगा और फायरिंग हो रही होगी तो अंडरस्टूड है कि ये विथ रिस्पेक्ट टू गन है, क्योंकि जैसे फायरिंग हो रही होगी, बुलेट निकल रही होगी तो ये रिक्वाइल भी कर रहा होगा। तो दैट इज योर मजल्ड वेलोसिटी। तो मजल्ड वेलोसिटी आपको जाननी है, इसमें क्या होता है। मजल्ड वेलोसिटी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, इसको हम कहते हैं मजल्ड वेलोसिटी, इसको कहते हैं मजल्ड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये देखिए ये इधर रिलेटिव है, ये इधर जा रहा है, तो इसका कुछ अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी आएगा या तो इधर आएगा या इधर आएगा, ऑब्वियसली इधर ही आएगा। तो हम और पहले से क्या करें, इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में मान लें। V0 के जगह पे मैंने इसको क्या नाम दिया है, V2, इसको मैंने नाम दिया है। मजल्ड वेलोसिटी यहां पर है, इसको अभी यहां पे ऐसे आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट यहां लिख देता हूं m-m, ये V1। अब मैं बुलेट को, जो इसकी जो मजल्ड वेलोसिटी है उसको हटाकर अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। मान लेते हो निकालने के बाद उसकी वैल्यू V2 आई है, मान लीजिए उसको निकालने के बाद वो V2 आई, आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, चलो यहां निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो होगा। तो बुलेट का मजल्ड वेलोसिटी, हर देखिए मजल्ड वेलोसिटी का मतलब ये गन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, हर बुलेट उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगी V0 से, ठीक है, बट उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में हर फायरिंग के बाद हर बुलेट की वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि हर फायरिंग के बाद रिक्वायलिंग वेलोसिटी भी अलग होगा। तो यहां पे आप बता सकते हो बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन क्या होगा, V0 आई कैप, ठीक है, V0 आई कैप इधर लिया है, और गन का किधर है, -V1 आई कैप। तो आप बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बता सकते हैं। बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है अपने पास ये V0 -V1 है ना, और इसी को आपने V2 माना है आई कैप, इसी को हमने, इसी को पूरे को मैंने क्या मान लिया है, V2, इसी को मैंने क्या मान लिया है, V2। समझ गए होंगे सभी लोग, ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लिया है। क्यों मानना पड़ा, सभी को क्लियर है, इसलिए मानना पड़ा क्योंकि हमें लीनियर मोमेंटम में इन दोनों की, लीनियर मोमेंटम में दोनों की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होनी चाहिए। ये तो अर्थ पे ही रिक्वाइल कर रहा है, ये तो अर्थ पे ही रिक्वाइल कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। अच्छा, इसे क्या बोलोगे, दिस इज जस्ट आफ्टर फायरिंग, दिस इज जस्ट आफ्टर फर्स्ट फायरिंग। आप बोलो सर आप ये जस्ट क्यों लिख रहे हो, आप पूछ सकते हो कि सर आप ये जस्ट क्यों लिख रहे हो, ठीक है, आप इसको पूछ सकते हो कि ये आप इसको जस्ट क्यों लिख रहे हो। तो भाई जस्ट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इंपल्स की बात है, एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जस्ट फायरिंग के बाद तक का हम गारंटी लेते हैं, उसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, वो प्रोजेक्टाइल बनाएगा, क्या करेगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमने इसीलिए इसको जस्ट लिख दिया है। क्लियर है बच्चों। तो कभी भी जब भी इंपल्स की वजह से मोमेंटम का चेंज हो रहा हो, देखिए आगे मैं आपको और क्लियर होगा, दो तरीके से आप किसी भी बॉडी के में मोमेंटम ला सकते हो। एक तो फोर्स लगाकर, है ना, नॉर्मल फोर्स लगाकर, फिर एक्सेलरेशन आएगा, फिर बॉडी के पास वेलोसिटी आएगी और उसका मोमेंटम चेंज होगा। एक सडन फोर्स लगा के, जिससे कि तुरंत उसमें वेलोसिटी आ जाए, सडन इंपल्स, इंपल्स जो लगेगा, इंपल्स को फील किया है आप लोगों ने, इंपल्स को फील किया है आप लोगों ने,
कभी इंपल्स फील किया है भाई? किसी ने इंपल्स फील नहीं किया? सबने किया है। बहुत बढ़िया भाई रमन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब झट अचानक से जो है यहाँ पे कोई आपको जड़ देता है, ठीक है, कोई अचानक से आपको जड़ देता है, और सभी ने बचपन में सभी पीटे होंगे, सभी मम्मी पापा से पीटे ही होंगे कभी ना कभी। पीटीएम, जैसे स्कूल में पीटीएम होता है तुम्हारे, तो स्कूल में पीटीएम होने के बाद जो है जब लौट के आते हैं और तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मान लो मिला रहता है, फिर शाम में पापा आते हैं ऑफिस से, उसके पहले मम्मी, और तुम टेंशन में रहते हो, है कि नहीं? फिर जो घर का माहौल होता है डिनर का, तो डिनर उस दिन का बहुत ही अजीब हो जाता है माहौल, है ना? कभी कभी पापा ऐसा करते हैं, कभी कभी मम्मी ऐसा करती हैं, तो बर्तन किचन का खड़खड़ाने लगता है, ठीक है? तो ये पीटीएम उटीएम बड़ा खतरनाक चीज है, मैं तो सुन के डर जाता हूँ। हमारे टाइम में तो बहुत बढ़िया था, नो पीटीएम नथिंग, बस एक बार दाखिला करा दिया, अब आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपकी मर्जी है। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपको तो बहुत दिक्कत होगी। तो इम्पल्स आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पे जो है ना झटके से जो चीज मिलती है, तो उसी को आप इम्पल्स बोल सकते हो। तो यहां पे भी इम्पल्स के वजह से डायरेक्ट वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है? इम्पल्स के वजह से डायरेक्ट जो है वेलोसिटी आ जाएगी। अरे सबके साथ हो चुका है। अब मैं जब पीटीएम नहीं होता था, उसके वजह से नहीं इम्पल्स मिला है, कुछ और काम किया होगा तो मिला होगा। तो यहां पे अपने पास वी नॉट माइनस वी, ज्यादातर हमें ये जो क्रिकेट के मैच लगाते थे दिन दिन भर, हम लोग तो क्रिकेट ही खेलते थे, उसके वजह से ऐसा होता था। तो यहाँ पे वी नॉट माइनस वी, तब इम्पल्स मिल जाता था घर में आने के बाद। तो यहाँ पे अपने पास वी नॉट माइनस वी आई कैप, ये सबको समझ में आ गया। इसी को हमने V2 मान लिया है। ये बच्चों सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? चलिए अब क्या करें? अब हम लोग को लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देना चाहिए, ठीक है? तो लीनियर अब इम्पल्स का मतलब ये है कि यहां पे उसको जे से डिनोट करते हैं, मतलब यहां पे जो इसको थ्रस्ट मिलेगा जे एफ डी टी, यहां पे भी इसको वही एफ डी टी मिलेगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो नेट इम्पल्स 0 है। टेकिंग दिस एज ए सिस्टम, जे का मतलब है एफ डी टी, 0 से डेल्टा टी, तो ये इम्पल्स है। तो ये इम्पल्स जो है इंटरनल फोर्स है, आप देख रहे हैं जितना इम्पल्स जो है इंटरनल फोर्स है, जितना बुलेट ने ब्लॉक पे लगाया है उतना ब्लॉक ने बुलेट पे लगाया। आप पूछ सकते थे कि सर फिर ये बताओ कि ये गन अपने आप रिकॉइल क्यों कर रही है? अपने आप नहीं कर रही है, इसने इस पे जे लगाया तो इसने उस पे भी जे लगाया, बट इन दोनों को सिस्टम लेंगे, टेकिंग बुलेट प्लस दिस गन एज ए सिस्टम, नेट इंपल्स इज 0। आप देख रहे हो, है ना? नेट इंपल्स इज 0, ठीक है भाई? यही पढ़ा रहा हूं भाई कृष्णा, इसमें रिपीट क्या करूं? अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी निकाला है और ये सब समझा ही तो रहा हूं, रिपीट क्या कर दूं? अभी तो पढ़ा ही रहा हूं, तो रिपीट क्या कर दूं? अभी खत्म भी नहीं किया कुछ। तो यहां पे ये इंपल्स लगेगा मजल्ड वेलोसिटी से, जब ये जा रहा होगा तो हमने मजल्ड वेलोसिटी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू गन होती है, तो हमने पहले इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, ठीक है? अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। फिर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इसको वेलोसिटी किसने दी? इस इंपल्स ने। इसको वेलोसिटी किसने दी? इस इंपल्स ने। इंपल्स का मतलब जो ये इंपल्स कहां से आ रहा होगा? ये गन के अंदर जो मैकेनिज्म है, स्प्रिंग लगा होगा या जो भी होगा, उसके वजह से आ रहा है, ठीक है? तो अब यहां से अपने पास अब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। नेट इंपल्स 0 है, तो नेट इंपल्स 0 है तो सभी को पता है एफ डी टी इक्वल टू डीपी बाई डी टी, यही तो है ना भाई? तो आपको देखो कि इसी एफ डी टी को आप क्या बोल रहे हो? इंपल्स। ये पी आई टू पी फाइनल।
आप देखो ये चीज अगर जीरो हो जाए पूरे सिस्टम के लिए तो आप बोल सकते हो ना कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जीरो है। डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी जीरो है। तो यही चीज कर रहे हैं। अब डेल्टा पी में कौन आएगा? बुलेट भी आएगा और गन भी आएगा, पूरा सिस्टम आएगा। चलिए काफी कुछ समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। अब यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक सभी को क्लियर है कि सब चीजें किसको कौन वेलोसिटी कैसे मिल रहा होगा? इंपल्स के वजह से दोनों की डायरेक्शन। लेकिन हम मोमेंटम क्यों कंजर्व करेंगे? क्योंकि दोनों को, अच्छा केवल बुलेट को अगर ले, केवल बुलेट को लोगे तो यहां इंपल्स दिखेगा, केवल गन को लोगे तो यहां पे इंपल्स दिखेगा, तब आप मोमेंटम कंजर्वेशन की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेकिंग गन प्लस बुलेट बोथ एज ए सिस्टम वी विल कंजर्व मोमेंटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट फायरिंग, इसीलिए हम जस्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम जस्ट की बात करते हैं क्योंकि ये इंपल्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का होता है। तो आफ्टर फर्स्ट फायरिंग आपने ये देखा था कि ये m माइनस एम रिक्वाइल हो रहा था पीछे की तरफ, m माइनस एम रिक्वाइल हो रहा था पीछे की तरफ, आपने इसको v1 माना था। और बुलेट रिक्वाइल हो रहा था v2 से, ये भी आपने विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लिया था। और ये v2 की वैल्यू भी आपने निकाल ली थी, और v2 की वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी से आपने निकाला था। कितना निकाला था? v0 माइनस v1। तो v2 आपने, एक इक्वेशन तो रिलेटिव का हो गया, v0 अपनी मदल्ड वेलोसिटी थी, तो एक इक्वेशन आप क्या लिखोगे? v2 इज इक्वल टू, आपने निकाला था v0 माइनस v1, तो इसको इधर ले आओ, v1 प्लस v2 इक्वल टू v0। एक इक्वेशन तो ये हो गई रिलेटिव वाली, ये v2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, सब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है ये, है ना। तो इसका मदल्ड के साथ क्या रिलेशन है वो आपने निकाल लिया। दूसरा मोमेंटम एलएमसी, एलएमसी क्या होगा? p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो p इनिशियल क्या था? फर्स्ट फायरिंग, जस्ट बिफोर फर्स्ट फायरिंग, ये होगा, इसका मतलब है जस्ट बिफोर फर्स्ट फायरिंग, जस्ट बिफोर फर्स्ट फायरिंग। कब मोमेंटम, बहुत बच्चों को स्टेट पता नहीं चलता, तो जस्ट बिफोर फर्स्ट फायरिंग। और ये कब है? जस्ट आफ्टर फर्स्ट फायरिंग। तो क्या लिखोगे? जस्ट बिफोर फर्स्ट फायरिंग, जब पहली फायर हुई ही नहीं थी तो सब कुछ रेस्ट पर था, 0 इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? ये मास m है, तो mv2 इस तरफ पॉजिटिव है, mv2 नेट सिस्टम का मास है m माइनस एम, और ये इस तरफ है तो नेगेटिव माइनस m v1। तो बच्चों ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, इन्हीं से आपको सॉल्व कर लेना है। आपको v1 v2 चाहिए था, मतलब v0 आपको दिया था, आपको v1 चाहिए था। फर्स्ट रिक्वायलिंग के बाद, फर्स्ट फायरिंग के बाद रिक्वायलिंग वेलोसिटी चाहिए थी, तो v2 एलिमिनेट कर दो। v2 को ये लिख सकते हो, v2 को v0 माइनस v1, तो v2 को ये लिख दो। तो पुट v2 इज इक्वल टू v0 माइनस v1 इन सेकेंड, तो आपको रिक्वायलिंग वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? m v0 माइनस v1 माइनस m v1 इक्वल टू 0। तो यहां से अब आप v1 निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? m v0, ठीक है, एम वी नॉट और फिर माइनस एम वी वन, इसको भी ओपन कर देते हैं, तो माइनस एम वी वन और ये प्लस एम वी वन इक्वल टू 0। तो
क्लियर है बच्चों? तो यहां से mv1 तो कट रहा है, mv1 यहां से कट रहा है, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, mv0 अपॉन m, mv0 अपॉन m ही आ रहा है ना, देख लो सभी बच्चे एक बार चेक कर लो। तो v1 आ जाएगा mv0 अपॉन में m, ये रिक्वायरिंग वेलोसिटी है आफ्टर फर्स्ट फायरिंग, ये रिक्वायरिंग वेलोसिटी है आफ्टर फर्स्ट फायरिंग, दैट इज रिक्वायरिंग वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट फायरिंग। रिक्वायरिंग वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट फायरिंग, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब सेकेंड फायरिंग, पहले फायर में उतना मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले फायर के में जस्ट बिफोर फर्स्ट फायरिंग में तुम्हें कुछ सोचना नहीं था, सब रेस्ट पर था, वो जीरो था। लेकिन अब आगे बढ़ो, सेकेंड फायरिंग में क्या हो रहा होगा? सेकेंड फायरिंग, तो सेकेंड फायरिंग में दो चीजें हो रही होगी, जस्ट बिफोर सेकेंड फायरिंग और एक जस्ट आफ्टर सेकेंड फायरिंग। तो ये मुझे बताओ कि जस्ट बिफोर सेकेंड फायरिंग का स्टेज वही तो होगा जो जस्ट आफ्टर फर्स्ट फायरिंग था, जस्ट बिफोर सेकेंड फायरिंग। तो जस्ट बिफोर सेकेंड फायरिंग आपको क्या मिल रहा है कि ये जो पूरा m-m था ये v1 से मूव कर रहा था। बोलो भाई, जस्ट बिफोर सेकेंड फायरिंग ये m-m v1 से ऐसे रिक्वायल कर रहा था, फिर एक बुलेट और फायर होगी। तो जस्ट आफ्टर सेकेंड फायरिंग क्या होगा? जस्ट आफ्टर सेकेंड फायरिंग, ये जस्ट का मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, इंपल्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के फोर्सेस हैं इसीलिए। तो अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा? यहां से एक बुलेट और निकली तो ये हो गया m-2m, इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, इसको कुछ हम v3 मान सकते हैं, और यहां से जो बुलेट निकल रही होगी इसकी वेलोसिटी मैं कुछ v2 ले सकता हूं। अच्छा v2 तो लिया हुआ था, v4 ले लेता हूं, v4, ठीक है। टाइम बिटवीन टू फायरिंग इज वेरी स्मॉल, टाइम बिटवीन टू फायरिंग इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई दिस इज इंपल्सिव। क्लियर है बच्चों? टाइम बिटवीन टू फायरिंग इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पे अपने पास हो गया ये m और ये v2। अब ये जो मैंने v4 माना है ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माना है, जबकि ये मजल्ड वेलोसिटी से निकल रहा होगा। तो इनमें एक रिलेशन है, v4 v3 और मजल्ड वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। v4 v3 और मजल्ड वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? विथ v0 अपना क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू गन है, तो गन को रोक दो, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके, है ना? तो क्या रिलेशन मिलेगा? या वेक्टर लिख के भी फिर से देख सकते हो, लेकिन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमें पता है मजल्ड। गलत लिख रहे हो, v4 माइनस v3 नहीं होगा, इसको रोकोगे और इसकी वेलोसिटी इसको दोगे डायरेक्शन अपोजिट करके। एक बच्चे ने सही लिखा है, रजत ने, बस v3 प्लस v4 होगा। बिल्कुल, अभी अभी तो वेक्टर लिखवाया भाई, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो क्या? वेक्टर लिख के देख लो, आपको दिक्कत है तो आपको यही मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी आपके पास, v4 प्लस v3 इक्वल टू मजल्ड वेलोसिटी v0, v3 प्लस v4 प्लस v3 इक्वल टू v0। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हो। इसी तरीके से आप वेक्टर लिख के देख लो, आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो v4 प्लस v3 इक्वल टू v0। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कर लो, क्या होगा? P इनिशियल, ये इनिशियल स्टेट होगा भाई, इसको भूल मत जाना, यहां जीरो नहीं है, इनिशियल स्टेट ये होगा और ये फाइनल स्टेट होगा। जस्ट बिफोर फर्स्ट फायरिंग जो स्टेट है दैट इज इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड फायरिंग, है ना, इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड फायरिंग। तो क्या लिखने वाले हो मोमेंटम में? m माइनस
एम, यहां लिखते हैं मोमेंटम, यहां लिखते हैं LMC, तो ये हो जाएगा -m v1, देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू, इसके पास है m इंटू V4 और ये होगा -2m इंटू V3। आपका एम क्या है? आपका एम है V3 निकालना, है ना। दिस इज V3 इज व्हाट? दिस इज रिक्वायरिंग वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड फायरिंग। तो ये है रिक्वायरिंग वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड फायरिंग। क्लियर है बच्चों? तो यहां से अब आप मुझे बता दो कि यहां से हम किसको हटाएं? V4 को। V4 को आपके पास यहां से हटा सकते हो V0 माइनस V3 लिखकर, तो कर दो। तो ये आएगा m माइनस m V1 इक्वल टू m, V4 को मैंने लिखा V0 माइनस V3 माइनस m माइनस 2m V3। अब V3 वाले टर्म को एक तरफ और m V0 को एक तरफ कर लो, तो माइनस m V1 इज इक्वल टू m V0, और यहां से आएगा अपने पास माइनस m V3 माइनस m माइनस 2m V3। बस सॉल्विंग कर रहा हूं, इसको इधर ले आ लो, तो m प्लस m माइनस 2m, ये हो जाएगा V3 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, तो m V0 प्लस m माइनस m V1। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा m माइनस m V3 इज इक्वल टू m V0 प्लस m माइनस m, और V1 को और क्या लिख सकते हो? m माइनस m V1, इसको रहने दें क्या, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा अपने पास V3 हमें मिल रहा है m V0 अपॉन m माइनस m प्लस V1। चेक करो, एक बार कंफर्म करो सभी लोग। V0 ले चुके हैं? अरे भाई V0 ले चुके हैं का क्या मतलब? V0 तो मजल्ड वेलोसिटी है, वो मैंने बताया। मजल्ड वेलोसिटी मतलब हर बुलेट हमेशा V0 से फायर होगी। क्लियर है? बाहर माइनस कैसे आया है? अरे ये मोमेंटम नेगेटिव x डायरेक्शन में है, इधर पॉजिटिव ले रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन में, ये नेगेटिव ले रहे हैं, ये पूछ रहे हो आप। प्लस आई कैप माइनस आई कैप मैंने नहीं लिखा है, आई कैप नहीं लिखा है, बट बस प्लस माइनस लिख दिया है। ठीक है, तो ये इस तरफ होता तो प्लस होता, मोमेंटम इधर है तो नेगेटिव लिखा गया है, इसीलिए माइनस आया है भाई। और बताइए, बाकी सब क्लियर है सभी को? आप कुछ भी ले सकते हो, इसको V4 ले लो, V3, नोटेशन से क्या करना है? नोटेशन से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहां तक क्लियर है बच्चों सभी को? पहले ये बताइए, देख लीजिए ध्यान से पहले। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, तो m V0 बाई m माइनस m प्लस V1। अब आप देखो कि V3 मतलब दिस इज सेकेंड फायरिंग, और सेकेंड फायरिंग की जो वेलोसिटी है वो है m V0 बाई m माइनस m प्लस V1। इसी तरीके से आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर n फायरिंग के लिए। तो आप लोग का होमवर्क है, इसको सेकेंड फायरिंग तक मैंने कर दिया, आप एक और करके इसको nth टर्म निकालिएगा। इसका nth टर्म भी निकाल सकते हैं, है ना, VNth आफ्टर n फायरिंग के लिए। ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ये जनरलाइज करके बताइएगा मुझे। ठीक है, दिस इज सेकेंड फायरिंग के लिए। सेकेंड फायरिंग का होगा फर्स्ट फायरिंग की रिक्वायरिंग प्लस m V0 अपॉन m माइनस 1। आप इसी से जनरलाइज कर पा रहे हैं? यहीं से जरा बता दीजिए, यहीं से जनरलाइज कर पा रहे हैं?
दिस इज सेकेंड फायरिंग इक्वल टू फर्स्ट फायरिंग प्लस एम वी नॉट एम माइनस एम। तो सेकेंड के लिए यहां पे आया है। एक और कर लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, एक और कर लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये अपने पास सेकेंड फायरिंग के लिए, इतना क्लियर है सभी को? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज्यादा से ज्यादा यही फर्स्ट टू फायरिंग के लिए पूछा जा सकता है। तो ये आपने यहां से कर लिया। आपको ध्यान यही रखना है, आपको अननोन्स मानना है, दो इक्वेशन बनाना है, एक रिलेटिव वेलोसिटी का और दूसरा मोमेंटम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी पे केस है, केस ऑफ जंपिंग। ठीक है, जंपिंग की बात कर रहे हैं। तो जंपिंग में सीरीज जंपिंग की बात कर रहे हैं अभी। क्या है सीरीज जंपिंग? देखिए, एक आपके पास ट्रॉली है, एक आपके पास ट्रॉली है, ये ट्रॉली है। ठीक है, और ऐसे ही एक आइडेंटिकल ट्रॉली आपके पास और है। दोनों एक दूसरे की लाइन पे खड़ी हैं। यहां कुछ स्टंट होने वाला है। ठीक है, और ट्रॉली जो है के ऊपर खड़ा है एक आदमी, एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ये बंदा जो है स्मॉल एम का है, ट्रॉली का मास कैपिटल एम है, इसका भी मास कैपिटल एम है। ये इस पे जंप मारेगा, ये इस पे जंप मारना चाह रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? वी एन माइनस वन, क्या बता रहे हो? एम वी नॉट अपॉन एम माइनस, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो यहां से अपने पास ये ट्रॉली है और यहां से ये जंप मारेगा इसके पास, तो ये रिकॉइल करके इधर जाएगी और ये इसके साथ फिर चलने लगेगा। तो हमें आफ्टर जंपिंग दोनों ट्रॉली की वेलोसिटी बतानी है। आफ्टर जंपिंग वेलोसिटी ऑफ बोथ द ट्रॉली। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोथ द ट्रॉली हमें बताना है। और वी नॉट अपना क्या है? अब यहां पे भी रिलेटिव ही होगा, जब वो चल रहा होगा, जब वो जंप करने को होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरीके से ऐसे जाएगा, जंप करेगा। ठीक है, तो ये जब जंप करेगा तो जंप करने के बाद देखो क्या होगा। जंप करने के बाद क्या होगा कि ये भाई साहब इधर आ चुके होंगे। ठीक है, ये इधर आ चुके होंगे और इनके पास कुछ वेलोसिटी होगी अपनी। ये दोनों फिर साथ साथ चलने लगेंगे किसी वेलोसिटी से। ये ट्रॉली का मास है, तो ये दोनों कुछ साथ साथ चलने लगे कुछ वेलोसिटी से। इसके पास कुछ रिक्वायरिंग वेलोसिटी आ जाएगी, मान लो v1, और ये चलने लगेंगे कुछ v2 से। ये बोला जाएगा जस्ट बिफोर जंपिंग का केस है। ये बोला जाएगा जस्ट बिफोर जंपिंग, ये स्टेट माना जाएगा जस्ट बिफोर जंपिंग। और ये है जस्ट आफ्टर जंपिंग। अब इसमें भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और कौन इसको मूव करा रहा है? कोई मुझे अच्छा बता दे पहले कि ये ट्रॉली पीछे क्यों मूव करेगी, जल्दी से बताए।
ये ट्रॉली जो है पीछे रिक्वाइल क्यों करेगी? कोई भी कमेंट करके जल्दी से बताए कि ये ट्रॉली पीछे रिक्वाइल क्यों करेगी? ये ट्रॉली जो है पीछे क्यों रिक्वाइल करेगी, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया भाई, धैर्य, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दिया। फ्रिक्शन के वजह से, बिल्कुल सही है। तो फ्रिक्शन की वजह से हो क्या रहा है, अगर आप इसकी इंटरनल एनालिसिस करिए तो ये हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि जब ये चलने को कूदने को तैयार है मैन, तो इसके पैरों पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, मैन के पैरों पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा और वो स्टैटिक होगा, और इस पे ट्रॉली पे पीछे लगेगा। ट्रॉली पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, इसी फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक होगा क्योंकि वो खड़े खड़े कूद रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये स्टैटिक है। ये इसको रिक्वाइल करेगा और ये इसको, और ये रेगुलर फोर्स नहीं होगा। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये रेगुलर फोर्स नहीं होगा, दिस स्टैटिक फोर्स इज ए इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि नहीं तो वेलोसिटी नहीं आती। पहले क्या आता, एक्सेलरेशन आता। अगर ये F इक्वल टू एम ए लगता, यहां पे F इक्वल टू एम ए नहीं लग रहा है। Fs ने क्या किया है, Fs ने स्टैटिक फ्रिक्शन है तो Fs ने dp बाई dt किया है। Fs एक इंपल्स का काम करेगा, Fs ने dp बाई dt, एक स्टैटिक फ्रिक्शन ने इंपल्स का काम किया है, इसीलिए मोमेंटम आ गया है, वेलोसिटी आ गई है। शायद समझ गए। तो इसको दोनों को सिस्टम लेंगे। ये जस्ट बिफोर मतलब जंपिंग है। आफ्टर जंपिंग क्या होगा, जब ये किसी ट्रॉली पे आ रहा होगा, दूसरे ट्रॉली पे, मैं दूसरे ट्रॉली की बात कर रहा हूं, तो ये जंप करके जब दूसरी ट्रॉली पे आ रहा होगा तो अंदर, तो फ्रिक्शन का रोल देखिए। कोई मुझे बताएगा कि यहां कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? फिर दूसरे ट्रॉली पे जब ये जंप करके प्रोजेक्टाइल बनकर आ रहा होगा तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? कोई बताएगा मुझे? जब ये यहां पर आ रहा होगा जंप करके तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? जब वो जंप करके आ रहा होगा दूसरे ट्रॉली पे तो उसके पास एक मोमेंटम है, तो वो बाहर मतलब ट्रॉली के साथ कुछ रिलेटिव वेलोसिटी में होगा, तो उसके पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा भाई। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन से इसको यहां रिटार्डेशन मिलेगा, यहां पे होगा Fk और इसको मिलेगा यहां पे Fk। ठीक है, ये है ड्यूरिंग लैंडिंग, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ड्यूरिंग लैंडिंग, लैंड कर गया। और ये है ड्यूरिंग जंपिंग। तो ड्यूरिंग जंपिंग स्टैटिक फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा होगा और ड्यूरिंग लैंडिंग जो है काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसके मोमेंटम को धीरे धीरे रिटार्ड करेगा। फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो से शुरू होगी बढ़नी और इसकी वेलोसिटी कम होगी। फिर वो ट्रॉली पर मोमेंटम धीरे धीरे रुक जाएगा और दोनों फिर साथ साथ मूव करेंगे। तो ये सारी कहानी है ड्यूरिंग लैंडिंग और जंपिंग की। और ये है आफ्टर दिस बोथ मूव विथ कॉमन वेलोसिटी। दोनों कॉमन वेलोसिटी से क्यों मूव करेंगे? ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन ये ट्रॉली को आगे बढ़ाएगा और ये इसको रिटार्ड करेगा। तो फिर एक टाइम आएगा जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो ये अंदर की पूरी मैकेनिज्म है। अब सॉल्विंग की बात आती है तो सॉल्विंग करेंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब वो जंप कर रहा था तो ट्रॉली रिक्वाइल थी, तो यहां भी रिलेटिव होगा, यहां भी रिलेटिव की बात होगी। तो रिलेटिव की बात होगी तो ये होगा इनिशियल स्टेट जस्ट बिफोर जंपिंग, ये इनिशियल स्टेट है। और ये हो जाएगा आफ्टर जंपिंग। आफ्टर जंपिंग ये सिचुएशन होगा। तो चलिए क्या करें, मोमेंटम कंजर्वेशन करें, कर लेते हैं। बताइए क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल है जस्ट बिफोर जंपिंग, वो जीरो है, सब दोनों खड़े थे,
कुछ भी नहीं था। आफ्टर में क्या क्या है, ये रिक्वाइल कर रही है इधर और ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो माइनस एम वी वन और ये क्या हो जाएगा प्लस एम वी टू, सॉरी एम प्लस एम वी टू, दोनों एक साथ हैं, एम प्लस एम वी टू, एम प्लस एम वी टू। तो एक इक्वेशन आपके पास ये मिल रही है मोमेंटम से कि हमारे पास आ जाएगा एम वी वन अपॉन एम प्लस एम इक्वल टू वी टू। ठीक है, एम वी वन अपॉन एम प्लस एम इक्वल टू वी टू। एक इक्वेशन ये मिली, दोनों अननोन है, दोनों अननोन है भाई, V1 और V2 दोनों अननोन है, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक इक्वेशन तो हम लीनियर मोमेंटम से निकालेंगे, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे रिलेटिव। अगर हम ये माने कि रिलेटिव, ये जब जंप कर रहा था तो VR इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है ना, जंपिंग के टाइम में इसकी वेलोसिटी, तो इसका रिलेशन हम इसके साथ रिकॉइलिंग के साथ लिख सकते हैं, रिकॉइलिंग के साथ इसका रिलेशन लिख सकते हैं। बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है भाई, जल्दी बताइए। तो ये जंप कर गया और जंप करने से पहले है जस्ट बिफोर जंपिंग, और जस्ट आफ्टर जंपिंग। ड्यूरिंग लैंडिंग आपको बता दिया मैंने। क्लियर है सभी को? तो यहां से एक इक्वेशन तो बना सकते हैं कि जस्ट बिफोर जंपिंग और जस्ट आफ्टर जंपिंग। हाँ, यहां पे थोड़ा सा आपको एक चीज और करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आप स्टेज नहीं लिख पाओगे, आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अब ये दोनों खड़े हैं तो ये इसको लीव करेगा ट्रॉली वन को, तो ये लैंडिंग जो अभी आपने समझा, यहां पे लैंडिंग का एक केस होगा और फिर उस पे मतलब पहले ये यहां से कूदेगा और फिर यहां पर आएगा, तो दो अलग अलग केस करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, दो अलग अलग केस करने पड़ेंगे। तो इसमें इसको थोड़ा ऐसे किया जाए, देखिए पहले ट्रॉली वन, ये इनिशियल सिचुएशन तो आपको मैंने बता दिया और फाइनल इसकी वेलोसिटी बता दी कि फाइनली इस पे आएगा। तो फाइनली अब इस पे भी रुकिए, स्टेप वाइज कर लीजिए, इसको अभी हटा रहा हूं। पहला केस क्या होगा कि जस्ट ये इसको लीव कर रहा है, मैन जो है, मैन इसको लीव करेगा, किसी वेलोसिटी से लीव करेगा, इसको V2 मानिए स्मॉल m को, और ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मानिए, ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मानिए, ऐसा होगा पहले। Fs dp बाई dt कैसे, अरे फोर्स F इक्वल टू dp बाई dt होता है भाई। ठीक है, अरे फोर्स F लगाते हो तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, तो ठीक उसी तरीके से बात हो रही है कि अगर ये फोर्स इंपल्सिव है इसीलिए Fs को हम dp बाई dt लिख रहे हैं। तो यहां पे इसको और इसको पहले ट्रॉली वन और इसको पकड़िए, ये इनिशियल स्टेट मानिए, जस्ट आफ्टर जंपिंग और ये जस्ट बिफोर जंपिंग, ये ठीक है। तो इसमें जंपिंग के केस में ये पहले मोमेंटम कंजर्व करिए। तो यहां पे अब आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू एम वी टू माइनस एम वी वन, बुलेट जैसा चलेगा। ठीक है, अब यहां से हमें एक इक्वेशन ये मिलेगी। अब ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी, इफ वी आर जो है माने बी द रिलेटिव वेलोसिटी of man with respect to trolley। ठीक है, तो VR एक्चुअली आपको दिया होगा, क्वेश्चन में आपको VR दिया होगा, जब वो जंप कर रहा होगा तो ट्रॉली वन रिक्वायर करने की टेंडेंसी में होगी, तो आपको एक रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। तो वो रिलेटिव दिया है, मैंने कुछ V2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लिया जैसे अभी हमने किया था। तो मुझे बताइए V1
V2 और VR में एक रिलेशन आ सकता है, इसको रोक दीजिए, इसकी वेलोसिटी इसको दीजिए डायरेक्शन अपोजिट करके, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू VR, जैसे अभी बुलेट के लिए किया था। ये दो इक्वेशन बनेगा और यहां से आप पहले V1 सॉल्व करेंगे। V1 सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर आएगा। V1 सॉल्व करने के लिए V2 को इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट V2 इज इक्वल टू VR माइनस V1 इन फर्स्ट, तो 0 इज इक्वल टू MV2 MVR माइनस MV1 माइनस MV1, तो आपको V1 मिल जाएगा MVR अपॉन M प्लस M, MVR अपॉन M। तो ट्रॉली 1 की वेलोसिटी मिल गई है ना भाई, ट्रॉली 1 की वेलोसिटी आपको मिल गई। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे ये गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा, तो आपने ट्रॉली 1 की वेलोसिटी निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, ये जंपिंग का केस था, अब आप लैंडिंग का केस देखोगे, तो ड्यूरिंग लैंडिंग क्या होगा, दो चीज होगी। जस्ट बिफोर लैंडिंग उसमें क्या था, मैन जो है अपना V2 से आ रहा था और ट्रॉली ऐसे ही खड़ी थी, ट्रॉली अपना ऐसे ही खड़ी थी। तो क्वेश्चंस को आपको इसको हर स्टेट को देखकर करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये अभी ट्रॉली ऐसे खड़ी थी, अब ये इस पे लैंड करेगा जस्ट बिफोर लैंडिंग। जस्ट आफ्टर लैंडिंग क्या होगा, जस्ट आफ्टर लैंडिंग, तो जस्ट आफ्टर लैंडिंग जो है क्या होगा कि ये दोनों, अभी बताया आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल इसी में, कि दोनों कॉमन वेलोसिटी से फिर मूव करने लगेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन इसको रिटार्ड करेगा और इसको एक्सेलरेट करेगा, अभी अभी बताया है ना। तो फाइनल स्टेज में क्या होगा कि ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, है ना, ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो ये कॉमन वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा इसका, ये इनिशियल स्टेट होगा, ये फाइनल। तो यहां तो बहुत आसान है, यहां मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन यहां से यहां करेंगे। सेकेंड ट्रॉली के लिए जो केस होगा वो जस्ट बिफोर लैंडिंग हमारा होगा और जस्ट आफ्टर लैंडिंग होगा। क्लियर है? तो यहां के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, देखो MV2 ये स्मॉल m है और ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M, तो क्या आएगा हमारे पास MV2, है ना, दिस इज जस्ट बिफोर लैंडिंग इज द इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट होगा और ये फाइनल स्टेट होगा। तो इनिशियल स्टेट MV2 इक्वल टू M प्लस MVC, ठीक है। तो आप यहां से कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हो MV2 अपॉन में M प्लस M, ठीक है। अब ये V2 कैसे निकलेगा, V2 कैसे निकलेगा, यहां से आपने V1 निकाला हुआ है VR के टर्म्स में, तो यहां से आप V2 भी निकाल सकते हैं VR के टर्म्स में, ठीक है। V2 क्या होगा, VR माइनस V1, VR माइनस V1, तो V2 क्या हो जाएगा अपना, V2 VR माइनस V1, और V2 जो होगा वो होगा VR माइनस V1, क्या होगा, V1 हमने निकाला हुआ है MVR बाई M प्लस M, MVR बाई M प्लस M। तो यहां से आप V2 भी निकाल लोगे, कितना आएगा देखो, MVR बाई M प्लस M, ये कैपिटल होगा, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो VC क्या आ जाएगा, M बाई M प्लस M इंटू MVR बाई M प्लस M, है ना। तो VC आ जाएगा M इंटू MVR अपॉन में M प्लस M का होल स्क्वायर। तो एज ए फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी लगा, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला याद रखो। तो V2 हमने यहां से निकाल लिया। ये क्लियर है बच्चों सभी को? आप लोगों का कमेंट जा चुका है, इसीलिए
मुझे कोई कमेंट वमेंट दिख नहीं रहा है 5-7 मिनट पहले से ही, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक बढ़िया केस होगा, इसको फिर से जो है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।